कहानी लेखन विषय लेकर उपस्थित हुई हूं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कहानी लेखन क्या है, कहानी कैसे लिखी जाती है। पहले तो यही प्रश्न जान लेते हैं कि कहानी क्या है। यह प्रश्न ऐसा है कि इस प्रश्न का उत्तर विद्वान भी ठीक प्रकार से आज तक नहीं दे पाए हैं। उनका भी यही मानना है कि जिस एक तरह से कहें कि उनके द्वारा दी गई परिभाषा। हेलो एवरीवन, आज मैं एक बार आपके समक्ष कहानी लेखन विषय लेकर उपस्थित हुई हूं कि कहानी किस प्रकार लिखी जाती है, क्या इसका स्वरूप होता है। परंतु इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कहानी क्या है। यह प्रश्न ऐसा है कि इसका विद्वान भी सही जवाब नहीं दे पाए हैं। उन्होंने कहानी की अलग अलग अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं। किसी एक परिभाषा पर सभी विद्वान एकमत आज तक नहीं हो पाए हैं। कहानी की परिभाषा के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध विकास या विवरण, जिसमें परिवेश, द्वंद्वात्मकता और कथा का क्रमिक विकास किया गया हो, हम उसे कहानी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहानी का मानव जीवन से जुड़ाव। मानव है तो कहानी भी है, क्योंकि विचार शक्ति हमारी बढ़ती रहती है और कहानियां तो बनती ही रहती हैं। कई बार सच बताने के लिए, कई बार अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, कई बार झूठ का भी सहारा लिया जा सकता है। तो कहानियां तो बनती रहती हैं, किस्से होते रहते हैं। कहानी मानव जीवन से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, अंतरंगता से जुड़ी हुई है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में सूचना तो नहीं, मतलब अपनी बात को सुनाना या किसी और की बात को सुनना। कोई भी व्यक्ति जब बात को घुमा फिरा कर बता रहा हो तो वह कहानी का ही रूप ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति जब हमारे समक्ष आता है तो हम कहते हैं, लो देखो फिर एक और ये कहानीकार फिर से आ गए, आज फिर ये एक नई कहानी सुनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहानी का इतिहास। कहानी के इतिहास में यदि हम जाएं तो सबसे पहले कथावाचक नारद जी को कहा जाता है। बड़े विद्वान थे वो और उन्हें सबसे पहला कथावाचक माना जाता है। वास्तव में कहानी का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना मानव जीवन का इतिहास है। जितना पुराना इतिहास मानव जीवन का है उतना ही कहानी का इतिहास भी है, क्योंकि कहानी और मानव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कहानी मानव का स्वभाव और प्रकृति का एक अहम हिस्सा है और धीरे धीरे कहानी कहने की कला का विकास होने लगा और कथावाचक कहानियां सुनाने लगे। और ये कहानियां कभी किसी घटना पर आधारित होती थी, कभी किसी युद्ध का वर्णन करने के लिए होती थी और कभी किसी से प्रतिशोध लेने की कहानी होती थी। आपने देखा होगा कि जब राजतंत्र व्यवस्था हमारे देश में होती थी तो उस समय राजा अपने शासन में, अपने राज्य में ऐसे साहित्यकारों को रखते थे जो केवल उनकी ही प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, गद्यात्मक भाषा लिखते थे। अकबर के जमाने का आपने सुना होगा, तानसेन था, बीरबल था या रहीम थे। तो वो इसी तरह के थे कि वो उनकी प्रशंसा में, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए युद्ध के समय कहानियां या किस्से या कविताओं के रूप में उन्हें सुनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहानी और कल्पना। कल्पना है, विचार है तो कहानी भी है, और कहानी है तो कल्पना भी है। कल्पना करना मानव का प्रमुख गुण है। कई बार विचार जो है वो जरा सा आता है दिमाग में, बढ़ते 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 पूरा हो जाता है
और लंबा समय बीत जाता है विचार में। परंतु इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूं कि विचार हमेशा हमारे सकारात्मक होने चाहिए। सकारात्मक विचारों से हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक विचार हमें अपने मन में नहीं रखने चाहिए। कई बार आते हैं, पर यह हमारा अपना एक अभ्यास होता है कि हम उन्हें नजदीक ना आने दें। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना का, अपने विचारों का भी हमने मिलान कर दिया, सम्मिश्रण किया जाने लगा। और यह मानव का स्वभाव है कि प्राय वह वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगता है। सपोज कीजिए किसी युद्ध का वर्णन किया जा रहा है, या आप पिक्चर का एक उदाहरण ले लेते हैं, चलचित्र का। मूवी में हम देखते हैं कि हीरो है, पिक्चर भी हम छोड़ते हैं, हम तो अपने देश की सीमा को देखते हैं। अपने देश की सीमा पर आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, हमारे जवान शहीद होते रहते हैं, परंतु हम ये कदापि नहीं सुनना चाहते कि हारकर शहीद हुए। हम हमेशा यही सुनते हैं, हमारे मन को वही अच्छा लगता है कि उन्होंने शत्रु सेना के इतने सैनिकों को परास्त ही नहीं बल्कि मौत के घाट उतार दिया। तब हमारे शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान किया। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहानियों की लोकप्रियता और उनका उद्देश्य। प्राचीन काल में कहानी से बड़ा अन्य कोई संचार साधन उपलब्ध नहीं था। इसके कारण से उस समय मौखिक कहानियां सुनाने का प्रचलन हो गया और वही बहुत लोकप्रिय हो गई। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांत, अपनी बातें, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया, यानी मौखिक कहानी सुनाने का सहारा लिया। कुछ कहानियां शिक्षाप्रद भी होती थी, शिक्षा देने के लिए भी होती थी। जैसे आपके हमारे बचपन में हमारे माता पिता ने हमें पंचतंत्र पढ़ने के लिए कहा। पंचतंत्र में जितनी कहानियां हैं वो सब प्रेरक प्रसंग हैं और हमें शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता, बड़ा अहम है, कहानी का कथानक। कहानी का केंद्र बिंदु कथानक ही होता है और यह कहानी का संक्षिप्त रूप भी होता है। जैसे प्रेमचंद जी की कहानी है ईदगाह, आप सबने सुनी होगी, 8-10 पेज की कहानी है। और यदि हम उसके कथानक की बात पर आए तो हम उसमें ये बता सकते हैं कि हामिद एक बच्चा था, ईद का त्योहार था और ईद के त्योहार पर एक ईदगाह वाले मैदान में मेला लगा हुआ था। सभी लोग अपने घरों में खुशी खुशी से तैयार हो रहे थे, नए नए वस्त्र पहन रहे थे, बच्चे विशेष रूप से खुश थे और सभी मेले जाने की तैयारी कर रहे थे। अपनी नमाज अदा करने के बाद मेले जाने की तैयारी कर रहे थे। हामिद बहुत गरीब था, अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। बूढ़ी दादी ने उसे भी पैसे दिए कि जाओ बेटा, बाकी बच्चों के साथ तुम भी मेला घूम आओ। सब बच्चों ने मेला घूमा, किसी ने अपने अपने तरीके से, सबने खिलौने लिए। सब उसे कहते रहे तुम भी मिठाई खा लो, खिलौना ले लो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और वह एक बर्तन वाले की दुकान पर गया, वहां जाकर उसने चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदकर सबने उसे कहा ये क्या लिया? तब उसने अपने दिल की बात बताई कि मेरी बूढ़ी दादी नित्य ही रोटी जब बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मैं उनके लिए ये चिमटा ले रहा हूं ताकि उन्हें रोटी बनाने में आगे कठिनाई ना हो। तो ये इस कहानी का कथानक है, यानी हमने ये संक्षिप्त रूप और केंद्रीय बिंदु, उसका केंद्र बिंदु भी यही है। पूरी कहानी इसी पर आधारित है। आगे वो चाहे 8-10 पन्नों की हो, चाहे पूरी कहानी संग्रह, पूरा कहानी इसको 20-25 पन्नों में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कथानक के अंग। कथानक के 3 अंग होते हैं। पहला होता है आरंभ, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है अंत। इसी पर आधारित पूरी कहानी चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कथानक का देश काल और स्थान। ये भी एक मुख्य विषय है। हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार
कथानक के देश काल और स्थान की पूरी समझ ले लेता है या रखता है, क्योंकि यह कहानी को प्रामाणिकता प्रदान करने का कार्य तथा उसे रोचक बनाने का काम करती है। बड़ा अहम होता है ये विषय। एक एग्जांपल मैं देती हूं। सपोज कीजिए कोई हॉस्पिटल का, आजकल अब भाई कोरोना चल रहा है तो हॉस्पिटल ही ध्यान आता है। हॉस्पिटल का कोई दृश्य दिखाने के लिए अस्पताल का पूरा परिवेश, उसकी वो ध्वनियां, एम्बुलेंस वाली जो ध्वनियां होती हैं या अन्य वहां काम करते हुए लोग, वहां का कार्य व्यापार और लोगों के आपसी संबंध तथा नित्य घटने वाली वहां की घटनाएं, इन सब की पहले कहानीकार स्टडी करता है और उसके बाद उन दृश्यों के हिसाब से वो कहानी लिखता है। और फिर जो पात्र होते हैं वो उसी कहानी और डायलॉग्स के हिसाब से, संवादों के हिसाब से उस कहानी का जब मंचन किया जाता है तब उसमें उसी तरह से एक्ट करते हैं, अपना अभिनय निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कथानक के पात्र। देश काल स्थान और परिवेश के बाद कथानक के पात्रों पर भी एक कहानीकार को पूर्ण विचार करना चाहिए। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। इसमें अपू के साथ 2.5 साल एक कहानी 11th क्लास में दी गई है जो सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। आप उसमें पढ़ेंगे तो सत्यजीत रॉय बड़े माने हुए निर्माता हैं, फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। उन्होंने उस अपू की भूमिका के लिए विशेष रूप से उस समय में, पुराने समय में ऑडिशंस रखे पर नहीं मिला, और फिर जब उन्हें उनका पात्र मिला, जैसा वो पात्र चाहते थे, तो वो उनके पड़ोस का ही एक बच्चा मिल गया। तो ये भी अहम होता है कि पात्र के हिसाब से हमें संवाद लिखने होते हैं और संवादों के हिसाब से पात्र को अभिनय करना होता है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानीकार के सामने पात्रों का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। इसमें पात्रों का चरित्र चित्रण भी आ जाता है तथा उनके संवाद भी आ जाते हैं। और यदि पात्र हमारा देखा भाला होता है तो इस कारण से संवाद लिखने में सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पात्रों का चरित्र चित्रण। पात्रों का चरित्र चित्रण करने अर्थात उन्हें कहानी में कथानक की आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक है पात्र के गुणों का वर्णन करना। सपोज कीजिए हम किसी एक पात्र को कहते हैं कि वो बड़ा परोपकारी व्यक्ति, श्यामू बहुत परोपकारी व्यक्ति है। अब उसका परोपकार दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर पर प्रेस्क्रिप्शन लेकर, डॉक्टर का दवाई का पर्चा लेकर दवाई लेने आया। उस मेडिकल स्टोर वाले ने उसको दवाई नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। जितने पैसों की वो दवाई थी उतने पैसे उस व्यक्ति के पास नहीं थे। श्यामू दूर खड़ा देख रहा था। श्यामू उसके करीब आया, उससे वो प्रेस्क्रिप्शन लिया और उसको दवाई लेकर उसने दे दी कि जाओ आप अपने जो भी संबंधी बीमार है उसका पूर्ण इलाज करवाएं। तो यहां यह हमने एक उदाहरण दिया और उसके एक्ट के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि ये व्यक्ति, श्यामू व्यक्ति बहुत परोपकारी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पात्रों का चरित्र चित्रण। पात्रों का चरित्र चित्रण के बाद आता है पात्रों के संवाद। पात्रों के संवाद, कहानी में पात्रों के संवाद बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद के बिना पात्र के विषय में सोचना ही असंभव होता है, मुश्किल होता है। संवाद ही कहानी को पात्र और उसके स्थापन, उसकी जगह बनाने का काम करता है, उनका विकास करता है। कहानी को गति भी प्रदान करता, आगे बढ़ाने में भी सहायक होता है।
जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार की होती हुई सामने दिखाई नहीं देती है, वो पात्रों के अभिनय के माध्यम से दिखाई देती है या लोगों को होती हुई दिखाई देती है या प्रस्तुत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कहानी का चरमोत्कर्ष। जो एंड होता है उसमें चरमोत्कर्ष होता है और बाद में तो रहस्य रह जाता है, द्वंद्व रह जाता है। कई बार वो पहले चरमोत्कर्ष पे चर्चा कर लेते हैं, जिसको हम क्लाइमैक्स भी कहते हैं। इसका चित्रण बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक किया जाता है, क्योंकि कहानी के पात्र या भाव की यदि कहीं भी जरा सी अतिरिक्त अभिव्यक्ति हो गई तो वो उस कहानी के चरम उत्कर्ष को कम कर देगा, कई बार समाप्त तक कर देता है। तो यहाँ ये बहुत ही आवश्यक होता है कि उस कहानी के चरमोत्कर्ष का प्रभाव बराबर बना रहे। इस पर भी कहानी लिखने वाले को, पात्रों को, सभी को ध्यान देना होता है। आज का अंतिम पॉइंट आता है कथानक में द्वंद्व। कथानक में द्वंद्व का अपना विशेष योगदान होता है। द्वंद्व ही कथानक को गति प्रदान करता है, कहानी को आगे बढ़ाता है। यदि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो एक दूसरे से सहमत हैं, सहमत होने पर तो बात वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है, कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। जब तक एक व्यक्ति उनमें से असहमत नहीं होगा तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखना चाहता है वो नहीं हो पाते हैं और उसका द्वंद्व उतनी सफलता, यानी कहानी उतनी सफल नहीं हो पाती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कहानीकार को कि उस द्वंद्व को पूरी तरह से स्पष्ट करे ताकि कहानी अपनी सफलता तक, अपनी पूर्णता तक पहुंच सके।